हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने 30 रुपीज़ का मेंबरशिप बाय ऑन लगाया हुआ है अपने चैनल पे। तो जिन लोगों को भी अगर मेंबरशिप ले करके स्टोरी सुननी है वो लोग खरीद सकते हैं। इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है, मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम भी सॉरी प्लस मैसेंजर नहीं है और इंस्टाग्राम भी नहीं है। बट हाँ, टेलीग्राम पे मैंने चैनल ओपन कर दिया है और लिंक को मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट करा हुआ है। ओनली फॉर चैनल्स है, आप जा सकते हैं, सुन सकते हैं और मुझे एक्शन दे करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस महानवा राइडर वाला लास्ट चैप्टर को, जो कि लास्ट ही मैं करने वाली हूँ। इसके आगे मैं नहीं ले जाऊंगी, देखती हूँ कहाँ तक जाता है। ठीक है, देन शुरू करते हैं जहाँ पे विंग नीहि सिंह को पकड़े हुए था और चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प हेल्प। क्योंकि विंग ने जो थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ था उस सेकेंड स्ट्रीट 34 वॉल्यूम 2 में लास्ट चैप्टर का जो सीन था, लगभग लगभग ये सीन वैसा ही था। और वो ऐसे हेल्प चिल्ला रहा था, तभी वहाँ पे नीम मिर्ज़ा अपनी पूरी टीम के साथ आ चुके थे। सीधे विंग के घर का दरवाजा तोड़ते हुए विंग को वहाँ से उठाते हैं और नी हुसैन को। और वो घर पूरा मतलब ब्लास्ट नहीं करना था, बस जस्ट सब चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया था उस मर्डरर ने। तो चीज़ें ना फूटना शुरू हो चुकी थी। एक्सीडेंट होता है इससे पहले उन सबको निकाल लिया गया था और किचन में सामान जो था वो थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो चुका था। उसके बाद जो हमारा नीमज सर थे, विंग भी बाहर लाते लाते डर की वजह से वो भी बेहोश हो चुका था। वापस से इन दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है। विंग का फोन घर में रह गया था और बज रहा था क्योंकि आधा घंटा हो चुका था और लैन वांगजी पिछले आधे घंटे से लगभग 200 से अधिक बार कंटिन्यू उसे कॉल कर रहा था, लेकिन विंग के फोन पे नॉट रिचेबल नॉट रिचेबल नॉट रिचेबल आंसर कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो नीचे भाग कर आता है तो लैन सिचन थे और कहते, क्या हुआ लैन वांग जी। वांग जी कहता, गगा आधा घंटा हो गया है, विंग को मैं कॉल कर रहा हूँ पर विंग कॉल पिक नहीं कर रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। लैन सिचन कहते हैं, हम भी चलते हैं चलो। आनन फानन में उतनी रात को लैन सिचन और लैन वांगजी दोनों यूएसए से अपना प्राइवेट जेट लेते हैं और वो चाइना के लिए रवानगी लेते हैं। इधर हॉस्पिटल में विंग को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन विंग को बचाने के लिए जंगजिंग भागा था। उसका पैर का जो ये था वो दोबारा से खुल गया था और उसको बैंडेज करना था। अंदर ना वो झटका लगा था आग का, तो जिस वजह से वो झुलस के बेहोश हुआ था। नीहि सिंह का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। 3 घंटे बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और सभी लोग बाहर थे। विंग भाग करके अंदर आता है और उसको देखता है, उसका पैर को टांग दिया गया था ऊपर बांध करके अच्छे से। उसके हाथ में और फेस पे थोड़े से पट्टी लगाए गए हुए थे क्योंकि झुलस गया था, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट करना था। विंग बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता, कहता है, नहीं से मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सका, मैं अच्छा दोस्त नहीं बन सका। मैंने क्या कर दिया ये? मैंने मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? प्लीज 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 वापस आ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज नीहे सिंह। लेकिन नीहे सिंह तो बेहोश था ना, उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नीमिंजे विंग से कहते हैं, विंग तुम क्या चाहते हो कि वो सीरियल किलर पकड़ा ना जाए? हाँ, वो जो कोई भी है उसे बाहर निकालो बाबा, तभी शायद से नीहे सिंह का और मेरा और तुम्हारा सबका बदला पूरा होगा। विंग अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, यस सर, मैं लास्ट चैप्टर लिखूंगा, मैं जरूर लिखूंगा। नीम जी कहते हैं, वो रेस्ट कर रहा है तो तुम भी रेस्ट कर लो। भीम कहता है, मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नीम जी कहते हैं, मैं बाहर हूँ, तुम इसके पास रहो, ठीक है ना। फिर विंग हमारा सोफा पे जाता है, देन बैठा हुआ था वहाँ नीम जी बैठे हुए थे और कुछ पुलिस को वहाँ पे रखा गया था नीम सिंह के सेफ्टी के लिए। देखते देखते दोनों को आंख लग जाता है और एक शख्स दूर से हॉस्पिटल के
बाहर खड़ा होकर के एक इविल स्माइल कर रहा होता है, कहता है मुझे तुमसे मिलना है। कैसे मिलो? हाँ, तुम जिंदा हो? हाँ, अभी तो बहुत बहुत काम करना है ना, तो मरना मत। हाँ, 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 तुम मरना मत। इतना बोल करके वो शख्स अंदर आता है। अंदर आ करके उसी वार्ड में आता है तो देखता है नीमिंजे को बाहर बैठा हुआ, मतलब बैठे बैठे वो सो रहे थे। वो बस थोड़ा सा देखता है कि वो अंदर जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं था। वहां पे जो दो पुलिस वाले को खड़ा करा गया था, वो खड़े थे और पहरा दे रहे होते हैं, दैट्स वाई। तो वो शख्स बस देखता है, देन वहां से वो चले जाता है। उसके जाने के बाद नीमिंजे की नींद खुलती है, क्योंकि कोई अगर लगातार आपको देखे तो पुलिस वाले का, वकील सब का सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होता है ना। नीमिंजो उसी दिशा में देखता है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में कोई उसे देख रहा है। और वो अपने मन में कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई मुझे देख रहा था। इतना बोल करके वो वापस से बैठ जाता है। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। वांग जी को पता था कि विंग का अपार्टमेंट कहाँ है और वो कहाँ रहता है। वो कार पार्क करता है सीधे और आ करके ऊपर आता है। तो मेंटोर जो थी वो कहती, सर आप कहाँ, कौन, क्या मतलब कहाँ जाना है, ये सब पूछते हैं ना। वो बता देता है कि वो विंग का हस्बैंड है और उससे मिलना चाहता है। तो वो थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था। वो जब तक बोलता बोलता तब तक वो ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो आता है उसको जलने की स्मेल आ रही थी। वो रूम जैसे ही खोलता है, लैन वांग जी उस रूम को जैसे ही ओपन करता है, वैसे एक जो आग बोलते हैं ना, आग का पूरा सा बड़ा सा बम ब्लास्ट करता है। और लैन सिजन उसे लेके खींचते हैं पीछे, क्योंकि आग की लपटें बाहर तक आ रही थी। अब जैसे ही ये होता है तो फायर अलार्म बज जाता है। भंग जी जो कि लैन सिजन की बाहियों से छूट करके अंदर जाना चाहता था, और वो चीखता है, वींग 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 वींग, काका छोड़ो मुझे, वींग वींग वींग। तब तक वहां पे जो फायर ब्रिगेड वाले थे नीचे से एक दो जन, सिक्योरिटी वाले तो रहते हैं ना, वो आ गए थे और ये सब बुझाना शुरू करते हैं। तो जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है, बस विंग का मोबाइल पड़ा हुआ था। वो थोड़ा सा राहत का सांस लेता है, तभी वहाँ पे पीर मेंटोर आ जाता है जो सामने था। मतलब जी कि वो पूरे सोसाइटी का एक होता है ना, तो सेक्रेटरी टाइप बोल सकते हैं हम उसको। वो आता है तो लैंजन और लैंसजन को दिखता है। वो लैंजबांग जी को पहचानता था, इसलिए कहता, सर आप यहाँ, आपके हस्बैंड तो हॉस्पिटल में है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बांग जी कंफ्यूज हो जाता है और कहता, हॉस्पिटल? कहता, हाँ सर, शाम को उनके इस अपार्टमेंट में हादसा हुआ था। क्या हुआ आई डोंट नो, बट उन्हें सर, और वो नहीं मुझे सर के बारे में बोल देता है कि एसीपी सर उन्हें लेके गए हैं हॉस्पिटल और वो हॉस्पिटल में है। वांग जी और लैंसजन दोनों एक दूसरे को शक्ल देखते हैं, देन सब भागते हैं वापस कार की तरफ। हॉस्पिटल में आने के बाद पूछते हैं विंग के बारे में, पर न्यू मिंजे ने तो नीहे सिंह को शिफ्ट कराया था ना, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन है। फिर वांग जी कहता है, नीहे सिंह। फिर वो जब ढूंढते हैं तो बता देते हैं। वो जब वहाँ आते हैं तो न्यू मिंजे बैठा हुआ था। लैंसजन आते कहते हैं, हेलो मिस्टर नीहे। वो उठ जाता है, कहता है, हाँ। तभी वांग जी अंदर देखता है जहाँ पे विंग सोफा पे ना खुद को गोकुमुखी किया था, जैसे कि दोनों पैरों को कडल करके और हाथ को भी एकदम क्रॉस करके और सोफा पे सो रहा होता है। भांगजी सीधे रूम का डोर ओपन करता है एंड देन अंदर आता है, जहाँ पे नीही सिंह ऐसे, मतलब उसका पैर लटका हुआ था और वो झुलसा पड़ा था, वो लेटा हुआ था। और वो जब देखता है उसे तो उसकी मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। और वो हिंग को देखता है जो कि खुद को, उसके हाथ में भी जल गए थे थोड़ा सा, पर वो क्रॉस करके लेटा हुआ था। हंग जी उसे देखता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे पता क्यों नहीं है? हाँ, इतना बोल करके और विंग को सीधे गोद में ले लेता है। विंग जो कि थका था, डरा हुआ था, वो उठता नहीं है। भांग जी को अच्छे से गले लग के कहता है, भांग जी क्या तुम आ गए? भांग जी उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और उसे लेकर बाहर आता है। लैंसजन कहते हैं कि तुम इसे लेकर कार में चलो, मैं अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद नीमन जी सारा वाक्य बता देते हैं और कहते हैं विंग को बस सेफ रखिए, क्योंकि विंग की जान खतरे में है। लैंसजन उसके बाद वहां आते हैं और वांग जी कहता है, "गौ, क्या कुछ हुआ है?" लैंसजन कहते हैं, इसे लेकर तुम अपने अपार्टमेंट चलो, और हाँ, वहाँ का एक्सेस विंग के अलावा कुछ भी नहीं, और हाँ, विंग के हाथ में फोन मत देना। वांग जी कहता है, क्यों होगा? कहता है, मैं बताता हूँ, चलो।
और इतना बोल करके और वो उसे लेकर के उसके अपार्टमेंट आता है। लैंड मेंशन भी नहीं, विंग के घर भी नहीं, लैंसन के अपार्टमेंट भी नहीं। लैंसिजन का जो अपार्टमेंट था ना वहां पे लेकर के विंग को आता है। लैंसिजन की अपार्टमेंट खोल करके और वांगजी उसको लैंसिजन वाले कमरे में लिटा देता है, कंबल से टक करके बाहर आता है। फिर लैंसिजन वांगजी को बताता है कि विंग ने एक मर्डर सीन देखा था, उस मर्डर सीन पे एक मर्डर को देखा था। अब वो सीन क्या था तो वो तो हम सबको पता है कि स्ट्रीट 34। वांगजी कहता है मैंने बस सुना था कि वहाँ मर्डर हुआ है, मैंने देखा और समझा नहीं, बस एक न्यूज़ थी जो टीवी में चल रही थी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। लैंसिजन कहते हैं वांगजी हाँ मैं समझ सकता हूँ कि हमारे लिए जो चीज़ें नॉर्मल है एक आर्टिस्ट के लिए वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। विंग ने उस सीन को पिक किया और एक मानवा लिखा, वो मानवा लिखा और वो बिक गया। लास्ट सीन के बाद मर्डर को नया चीज चाहिए था, नया किक चाहिए था मर्डर करने के लिए लोगों को, इसलिए उसने विंग को परेशान करना बंद कर दिया। उसके चीज़ों को हैक किया, उसके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हैक किया और ये हादसा आज हुआ। बीच में जो कुछ भी हुआ वॉल्यूम 2 पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, विंग की जान खतरे में है। वांगजी कहता है क्या मतलब होगा? कहता है कि वो मर्डरर चाहता है कि विंग इसका लास्ट या फिर कुछ और ऐसा लिखे जिससे कि उसको आसानी हो सभी चीज़ों को क्लियर करने में या ख़त्म करने में। इतना बोल करके लैंसिजन दूसरे कमरे में, क्योंकि वो 4 BHK का अपार्टमेंट था, चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम था, रेस्ट करते उसके बाद वापस वो यू से जाते हैं। वांग जी उस मानवा को ऑनलाइन सर्च करके पढ़ता है। जब वो वॉल्यूम 2 पढ़ता है तो वो दंग था, क्योंकि अभी सब कुछ वो वैसा ही लिखा हुआ था, वैसे ही मर्डर सीन वो सारा सीन सब था जो कि न्यूज में चल रहा होता है। वांगजी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो शॉकिंग स्टेज में पहुंचा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोले। और वो बस उठता है, विंग के पास आता है, विंग को अपनी गोद में लेकर के उसे गले लगा लेता और कहता है इतना सब कुछ हो गया, तुम किस स्ट्रेस लेवल से जा रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे माफ कर दो विंग। विंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी विंग। मैंने कैसे नहीं सोचा कि मेरे बिना तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो। मैं मैंने खुद को कामों में बिजी कर लिया, मैंने खुद को झोंक दिया और मैं भूल गया कि मेरा हस्बैंड मेरे पास है, मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना बोलकर धीरे धीरे वांगजी बेड पे आता है, देन विंग के बालों को सहलाते हुए उसके फोरहेड पे, उसकी आईज पे, उसके लिप्स पे किस करता है, उसे अपने सीने पे बहुत जोर से जकड़ के और उसको लेटे हुए था। विंग जो कि नींद की गहराई में था और आज वो वांगजी का वार्मनेस पा करके खुद को कहीं ना कहीं सेफ फील कर रहा था। उसे होश नहीं था कि वो कहाँ है, बट उसे अच्छा लग रहा था और वो सो चुका था। अगले दिन लगभग 11-12 बजे के आसपास विंग की नींद खुलती है तो देखता है कि वो किसी को जगाड़ के सोया हुआ है। जब वो आईज ओपन करता है तो सामने वांगजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जिसे देखकर वो फटाक से उठने को होता है तो वांगजी ने उसे कस के जकड़ा हुआ था और कहता है कहाँ जा रहे हो विंग? विंग कहता है ये मेरा ड्रीम है या फिर रियलिटी है? वांगजी कहता है ये तुम्हारा रियलिटी है। विंग कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा वांगजी। वांगजी उसके गालों को ना कस के खींच देता और कहता है अब यकीन हो गया विंग, लाइक आउच। वांगजी ये सच में। और उसके बाद वो खुद को देखता है जो कि विंग वांगजी के दोनों टांगों के बीचों बीच था और वांगजी पूरा अराउज्ड हो चुका था। वांगजी कहता विंग कुछ मत बोलो, और इतना बोल करके उसके लिप्स को लेकर के सीधे एक अग्रेशन वाला किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था, पर वांगजी ने उसको तो एक हाथ से पहले उसके बैक को पकड़ा ही था, फिर उसके बालों को खींच करके वो किस करना शुरू कर देता है। और उसके बाद धीरे धीरे किस करते करते विंग को फ्लिप करके उसके ऊपर आकर के टॉप बन जाता है। वांगजी अभी भी कंटिन्यू विंग को किस कर रहा था, किस कर रहा था, बस किस कर रहा था, और उसके थाइस को, उसके पजामा को और उसके टी शर्ट को, सबको वो टच कर रहा होता है। विंग जो कि थोड़ी देर में सीरियस से हो चुका था, वांगजी कहता है तुमसे सवाल करने हैं पर बाद में करूंगा, पर तुम्हें चाहना है वो मैं अभी करूंगा। इतना बोलकर उसके कपड़ों को नीचे सरकार करके ओपन नहीं करता है एंड देन उसको बुरी तरीके से टच करना शुरू कर देता है। विंग जो कि धीरे धीरे ही मॉर्निंग साउंड्स निकालना शुरू कर चुका था। इतने दिन लगभग 15 से 20 दिन, यह लगभग 25 दिन होने को आए थे जहाँ से वांगजी ने विंग को देखा नहीं था, टच नहीं किया था, उसे फील नहीं किया था।
एक बेड पे बस सोते थे वो लोग, तो एक दूसरे को हक करके या फिर एक दूसरे के आसपास। लेकिन आज वांग जी अपने अंदर के सारे भड़ास को खत्म करना चाहता था। देखते देखते वांग जी उसके अंदर था और विंग बस एक स्वीट मॉर्निंग सांस निकाल रहा था, जो कि वांग जी के कानों को सुकून दे रही थी और कहीं ना कहीं विंग के दिल को चैन पड़ रहा था। अपना एक हॉट सेशन खत्म कर लेने के बाद वांग जी विंग से कहता है, यहाँ क्या हो रहा है विंग, मुझे सच जानना है, और अगर तुमने झूठ बोला, यकीन मानो यहाँ पे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, पूरी दुनिया से छुपा करके। विंग कहता है, हम कहाँ हैं? वांग जी कहता है, हम सीचेन गवा के अपार्टमेंट में हैं और मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है विंग। विंग कहता है, ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर विंग उसके ऊपर था और वांग जी कपबोर्ड से टिका हुआ था, और फिर विंग एक ही करके सब कुछ बता देता है कि कैसे उसे नया प्रोजेक्ट चाहिए था, वो ढूंढ रहा था ऐसे ही। तो वहाँ पे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, देन उस घर में गया और वो सारे सीन बने, उसने सीन देखा। वापस से घर आया तो वो जो उसे मर्डर था उसे टॉर्चर करने लगा। फिर अचानक से कुछ कुछ चीज़ें होने लगी। वो सभी थिंग्स ना एक एक करके वांग जी को एक्सप्लेन करता जा रहा था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था, और अब उसे यकीन इस बात से हो रहा था कि वो लैंड मेंशन में था, तो उसने फील किया था कि वहाँ कोई तो था। कौन था वांग जी ने नहीं देखा था, पर वो फील कर पा रहा था। अब वो जब लैंड मेंशन वापस आता था तो उसे फील होता था कि घर में उसके अलावा कोई और है, पर कौन है कहाँ है उसे उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। विंग की सारी बातें सुन लेने के बाद विंग के बालों को केयर्स करते हुए कहता है, मैं कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ, माना कि मैं काम करता हूँ, लेकिन तुम मेरे ज़िम्मेदारी हो विंग। मैं तुम्हें कैसे भूल गया, मुझे माफ़ कर दो। हर रिश्ते में बैलेंस बनाना होता है, हर रिश्ते को समझदारी के साथ हैंडल करना होता है, और ये बात मैं भूल गया, ये बात मैं भूल गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोल करके अरवांग जी विंग को किस करता है, क्योंकि वो सीरियसनेस को दिखाना नहीं चाहता था। विंग कहता है, मुझे पता है, अब मुझे फाइनल चैप्टर लिखना है और उसके बाद उसको पकड़वाना है, बस मेरे लाइफ का एक मोटिव बन गया है, क्योंकि उसने हमारे ऊपर 2 बार हमला कर दिया। तो वांग जी कहता है, मैं अपने असर से चेक करवाता हूँ, बाकी का काम ये तुम करो, पर तुम्हें फास्ट लास्ट एंडिंग लिखनी क्यों है? फिर वो बोलता है कि ली मुझे सर उसे पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जगह पे एक ने अपने आप को सरेंडर तो किया है, लेकिन वो इविल स्पिरिट पर्सन लगता है। वो कुछ बोलता नहीं, अजीब चीज़ें करता है, खाना अजीब तरीके से खाता है और हमेशा दांत को किटकिटाते रहता है। तो सर चाहते हैं कि लास्ट वो पकड़ा जाए, एंड इस सीरियल किलर को बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो साइको है। वांग जी कहता है, ओके ठीक है। इतना बोलकर उसको केयर्स करते हुए कहता है, तो फ्रेश हो जाओ, खाना ऑर्डर कर दिया है मैंने। फिर विंग और वांग जी दोनों फ्रेश होते हैं। खाना आ चुका था और वांग जी खाना लेता है, अंदर अंदर आ जाता है। खाना खा करके और वांग जी विंग को किस करता हुआ कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं शाम को आ जाऊंगा। विंग कहता है, वांग जी मुझे भी अपने साथ हो। वांग जी कहता है, ठीक है, फिर वो तुम्हारा फ्रेंड है, चलो। और इतना बोल करके वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पे नी सिंह को होश आ चुका था और नी मिंजो नी सिंह को सूप पिला रहे थे। वांग जी को देख करके नी मिंजो बोलते हैं, हेलो मिस्टर लैन। वांग जी उससे हैंडशेक करता है, एंड देन उसके बारे में सब कुछ पूछता है। तब तक विंग नी सिंह को सूप पिला रहा होता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो नी? नी सिंह कह देता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? वो भी कह देता है, मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और वो ऐसे टीजिंग कर रहा होता है एक दूसरे को। ये सब सुन करके विंग को थोड़ा सा राहत मिल रहा था कि चलो अच्छा है, अब अब नील सिंह अपने गर्ल के साथ घर चला जाएगा। विंग की बात, जो कि आउट ऑफ स्पेस वो जा रहा होता है, तो नील सिंह कहता, विंग क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं तो। फिर नील सिंह उसे टीज करते हुए कहता है, तुम्हारा हस्बैंड आ गया? कहता, आ गया। और वो स्माइल कर रहा होता था। नील सिंह कहता, लगता है लास्ट नाइट सब कुछ अच्छा था। विंग उसको मारते हुए कहता, ये क्या बोल रहे हो तुम? नील सिंह कहता, तो अच्छी बात है ना, सब कुछ अच्छा था। तो नील सिंह स्माइल कर रहा होता है, तो विंग कहता है, नहीं है, ये गलत बात है, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ और तुम? तो कहता, मुझे दर्द हो रहा है विंग, यहाँ पे। और वो दोनों एक दूसरे के साथ नौटंकी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नी मुझे कहते हैं कि विंग की जान को खतरा है, आई नो कि आपको पता चल गया होगा। तो वांग जी कहता,
मैं अपने आदमी को तो इसके पीछे रखूंगा ही। मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए बॉडीगार्ड हायर कर दे। तो वो कहता साथ में निहि सिंह की भी जान के भी खतरा है कि इन दोनों ने ही उस मर्डर को देखा है। फिर वो कहता है कि क्या वो देख सकता है। वांग जी और जो नीमी जो थे वो लोग बाहर आते हैं, तो नीमी जी अपने फ़ोन में ना वो मॉल वाला जहाँ पे मूवी देखने ये लोग गए थे, वहाँ पे हल्का सा फेस दिखा था ना, तो वो वाला दिखा देता है। उसे देख कर वांग जी कहता है ये तो नीमी जी कहता है क्या मतलब है ये? तो कहता है आप इसे गौर से देखिए, ये विंग के जैसा नहीं दिखता है क्या? तो नीम जी जब उस पिक्चर को थोड़ा आराम से जूम करके देखते हैं तो आधा ही पार्ट था, लेकिन उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था ना वो विंग के जैसे ही दिख रहा था। और वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक होते हुए कहते हैं ये इसका ट्विंस है। वहां जी कहता है आई डोंट नो, क्योंकि विंग तो सिंगल था, उसके पेरेंट्स का वो इकलौता बच्चा था। उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर बस इतना पता है कि वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बच्चा है। तो आप चाहे तो इसके बैकग्राउंड को पता लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं कि विंग नहीं? कहता हाँ विंग नहीं है, क्योंकि उस समय विंग निहि सिंह के साथ में था और जब मैं आया था तब विंग बेहोश पड़ा हुआ था और निहि सिंह पे हमला हुआ था। और हम सब ने ये पार्किंग लॉट का पूरा सीन देखा है खुद से, इसलिए और विंग के ऊपर भी तो हमला हुआ है ना। वांग जी कहता अब तो मुझे भी जानना है कि ये कौन है। और इतना बोल करके वांग जी फिर उसको ग्रीट करता हुआ वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए। और नी मिंजर ये जब सुनता है कि ये इसकी शक्ल अब विंग के जैसे लग रही है, वो अलग ही स्टेट में पहुंचा हुआ था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है इसकी कहने का मतलब है या तो वो जो भी है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी या फिर वो बस विंग के अपना ही कोई होगा फैमिली मेंबर्स जो किसी चीज़ का बदला ले रहा होगा। बहुत सारे सवाल जवाब उस लोगों के दिमाग में आ रहे होते हैं, पर आंसर कुछ भी नहीं था और नहीं कुछ समझ में आ रहा होता है उनको। हे सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में बोल रही हूँ, बट हाँ मैं 4 दिनों के लिए घूमने के लिए गई थी, इसलिए मैं स्टोरी को अपडेट नहीं कर पाई हूँ। आई होप कि मेरे खच्चरों ने मुझे मिस करा होगा। नहीं भी किया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, पर हाँ मैं घूम के आई हूँ तो इसी वजह से मैं स्टोरी को अपडेट नहीं कर पा रही थी। देन मैं स्टोरी को अब कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सच में ब्रेक चाहिए था। एंड मैंने एक बार बताया हुआ था लाइव में कि मुझे अगले मंथ जाना है। आई होप जिन लोगों को याद होगा वो लोग समझ गए होंगे कि मुझे कहाँ जाना था। और हाँ, हॉट पार्टी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और प्लस सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मेंबरशिप को भी बाय ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? देन चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी। जहाँ पे नीमिन जो सोच रहा होता है कि हो सकता है कि 2 सर्कमस्टेंसेस बने। एक तो ये कि क्या पता कि फलाने इंसान ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये फिर उसके रिलेटिव में से ही कोई आता है। इतना बोल करके नीमिंजे एक नज़र अंदर जहाँ पे विंग और नी हिसेंग दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं और विंग नी हिसेंग को सूप पिला रहा होता है, उस तरफ ध्यान देते हैं और वहां से वो चले आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद सबको बोलते हैं कि विंग के फैमिली का बायोडाटा निकलवाओ और साथ में कोई ऐसा चीज ढूंढो पिछले 2 साल से जो कि सीरियल किलर या वॉटेवर जो भी हो एक सिमिलर पैटर्न में हो। इतना बोल करके अनी मिंजो अभी भी सोच में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग, नील सिंह और विंग दोनों बैठ के सूप पिला रहे होते हैं, तो विंग के फेस से स्माइल जा नहीं रही थी। नील सिंह उसे टीच करते हुए कहता क्या बात है? इस पे विंग कहता है क्या मतलब क्या बात है तुम्हारा, बोलो। तो कहता यही कि तुम्हारे चेहरे से स्माइल जा नहीं रही है। आई नो कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ले करके आया है तो रात अच्छी गई होगी, रात रंगीन होगी, पर मुझे भी तो बताओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ था। इस पे विंग बोलता है कि हाँ वो उसे यहाँ से लेके गया, फिर वो अपार्टमेंट चेंज करा एंड वो उसके साथ वहीं रह रहा है और वो खुश है और उसने सारी बातें बता दी है, तो अब उसको पता है। तो ये बता करके वो स्माइल करने लगता है, तो नहीं सिंह उसे कहता मतलब वापस आ रहा है सब कुछ। कहता लग रहा है। जहाँ एक तरफ ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग और वो उसे लगता है कि जैसे कोई ना उसे पीछे देख रहा है। वो एक नज़र पीछे पलट के देखता है। नी सिंह उसे कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम उधर क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? हाँ, तो नी सिंह बात सुनकर विंग उससे कहता है पता नहीं है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई हमें देख रहा है। नी सिंह कहता फटक से बाहर जाके देखो विंग।
विंग कहता क्या मतलब? कहता मैंने कहा बाहर जाओ। विंग जब तक वहां से आता आता तब तक एक शख्स जो कि थोड़ा सा लंगड़ा करके चल रहा था वो वहां से क्रॉस कर चुका था। वो अंदर आते ही कहता है कि मैंने अभी अभी किसी एक लंगड़ाते हुए इंसान को जाते हुए देखा। निहिर सिंह कहता है वो जो कोई भी था या तो वो खुद एक सीरियल किलर था जो कि यहाँ तक आ चुका है और नहीं तो उसका कोई आदमी था। विंग कहता है अब क्या होगा? कहता कुछ नहीं, अगर उसने हमारी बातें भी सुनी होंगी ना तो बहुत कम सुनाई दिया होगा, अगर बहुत ध्यान से सुना होगा तो इतना तो तय है क्योंकि ये इस कमरे में आवाजें ना इको साउंड की तरह गूंजती है, इसलिए टेंशन मत लो। और दूसरी बात जहाँ तुम रहते हो ना वहां पे किसी का कोई चांस ही नहीं है कि जा सकता है, ठीक है ना? विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, पर तुम्हारा क्या? वो कहता कोई बात नहीं, वो उसे पता है कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे वो मर्डर करके जा नहीं सकता मेरा, इसलिए तुम चिंता मत करो, आप बैठो यहाँ पे बैठो। फिर नी सिंह विंग को थोड़ा सा सांत्वना कर रहा था क्योंकि विंग ना फिर से पैनिक करने लगा था। वहीं जैसे ही विंग फिर से पैनिक करने लगता है तो जो वांगजी था उसके हाथ की घड़ी थी एक वांगजी के पास और एक विंग के पास। वांगजी को पता चल जाता है कि विंग पैनिक करने लगा है तो वो उसे कॉल कर देता है और फिर उससे पूछता है विंग क्या बात है? विंग जब उसके हाथ में फ़ोन जो था वो निही सिंह के फ़ोन था उस पे आया था। निही सिंह कहता है वांगजी का कॉल आ रहा है तो उसे दे देता है और उठाते हुए वो कहता है तो फिर वांगजी की बात सुनने के बाद विंग उससे कहता है मैं ठीक हूँ पर तुम्हें कैसे पता? वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है बस मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। क्या मैं विंग से बात नहीं कर सकता? क्या वी बोसियान बिजी चल रहा है? क्या मुझे अपॉइंटमेंट लेनी होगी? विंग कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी भी हॉस्पिटल में बैठा हूँ और अभी अभी 10 मिनट पहले ही तो तुम गए हो ना यहाँ से, बस इसीलिए पूछा मैंने। तो वांगजी कहता 10 मिनट पहले, आई थिंक से मुझे 10 मिनट और रुकना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, मैं रखता हूँ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा, तुम उठा लेना। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं उठा लूँगा, इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। विंग वापस से हमारा सलमान आता है और वांगजी नी हुसैन वांगजी का नाम लेकर उसे टीज कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो शख्स बाहर आते हुए कहता मेरे डर से अपार्टमेंट चेंज कर लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम डर गए? डरना चाहिए तुम्हें, है ना? और इतना बोलकर वो अपना गर्दन को सेक करता हुआ वहां से निकल जाता है। वांग जी जो कि थोड़ा सा वो परेशान था बट वो सोचता है कि उसे लैंड मिंसर वापस जाना चाहिए आज रात को घर जाने से पहले। और इतना सोच करके उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। खैर फिलहाल हम बाद में जानेंगे। और वो वापस से ऑफिस जाने जा रहा था ना, वो तो अपनी फाइल में वो अपना ध्यान देने लगता है। और इस तरीके से शाम बीत जाती क्योंकि जो नीम इंजे थे वो विंग की पूरी फैमिली की बायो हिस्ट्री निकालने के लिए बोल दिया गया था। और वांग जी वो मेंशन जाने के बारे में सोच चुका था। विंग नी हिसेंग के साथ बैठा हुआ था। शाम हो चुका था। विंग कहता है आई थिंक से अब मुझे जाना चाहिए। हाँ तभी तो मैं लास्ट चैप्टर लिख सकता हूँ ना। इस पे निही सिंह कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने बोला है कि वो तुम्हें लेने खुद आएगा, तो तुम मत जाओ, ठीक है ना? तभी वहाँ पे 2 कांस्टेबल आते हैं और कहते हैं सर कि हमें सर ने बोला है। और एक और आया था वो बोला कि मैं विंग सर के लिए मुझे हायर किया गया है। तो वो तीनों बाहर जा करके खड़े हो जाते हैं और अपना बात करना या चौकन्ना रहना ये सब वो लोग कर रहे होते हैं। और विंग निही सिंह के बगल में बैठा था तो उसने कुछ पेपर्स मंगवाए एंड देन ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो निही सिंह कहता है विंग क्या ड्रॉ कर रहे हैं? विंग बिना कुछ बोले बिना उसको देखे कहता है आई डोंट नो बट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके ऐसे रिएक्ट वाले आंसर सुन करके निही सिंह डर गया और उसे सीख करते हुए कहता है विंग क्या ड्रॉ कर रहे हो? विंग बस एक नजर उसको घूर कर देखता है, कहता मैंने कहा ना कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। और इतना बोल करके वो वापस से ड्रॉ करने लगता है। निही सिंह देख पा रहा था विंग उसके सामने में बैठा हुआ तो है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि विंग को किसी ने कंट्रोल करा हुआ है या फिर शायद से हिप्नोटाइज करा हुआ है, वाटेवर जो भी। इसी वजह से विंग अभी अपने सेंस में नहीं था और वो ड्रॉ कर रहा था, वो करे जा रहा था। और वो जो लास्ट पेज बनाना था वो बनाया जा रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ रहा था लेकिन वो करे जा रहा था। एक ही पेज तो बना होगा जिसे देखने के बाद निही सिंह कहता है ये क्या बनाया है तुमने, अजीब सा, ये समझ में नहीं आ रहा है। उस पेपर को वो साइड रख करके दूसरा बनाना शुरू कर देता है क्योंकि पहले स्केचिंग करनी होती है बाद में फिल्टरिंग करनी होती है। तो अभी वो फिलहाल से स्केचिंग कर रहा था जिस वजह से निही सिंह को समझ में नहीं आ रहा था। कोई कोई मानवा तो ऐसे होते कि 2-2 पेज में जाते हैं और 2 पेज का एक ही ड्रॉ डिजाइन वगैरह होता है। तो विंग वैसे डिजाइन बना रहा था, 2-2 पेज का एक ही बना रहा था वो।
तो वो बनाने में वो लग जाता है। ऐसे करते हुए 9 बज गया था इधर विंग का, जो कि नीहे सेंग बार-बार उसे नोटिस कर रहा था कि विंग विंग तो है, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है, माइंड कहीं और है और वो बस ड्रॉ कर रहा है। लाइक कि जैसे किसी ने उसके दिमाग में क्लिक करा हो कि तुम्हें अभी मानवा लिखना है, मतलब लिखना है, और वो वैसे कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लैन वांगजी 7 बजे ही ऑफिस से वो निकल चुका था, तो उसे क्रिस कहता है कि सर क्या हम हॉस्पिटल चले विंग सर को लाने के लिए। इसमें वो कहता है क्रिस एक प्लान है, और इतना बोल करके वो लोग लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं ठीक 2 घंटे बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे विंग को लाने के लिए, ठीक है ना, और अगर मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश तो तुम उसे अपार्टमेंट लेके चले जाना, ठीक है ना, इतना करना और वापस यहाँ आना। क्रिस ओके सर बोल देता है और वो भी उसके साथ पीछे हो लेता है। लैंड मेंशन आते ही जैसा कि क्रिस को बोला गया था वो कार में वेट करे, इसलिए कार घर के कुछ पीछे ही थी, तो वहां पे ड्राइविंग सीट पे वांगजी बैठा था और क्रिस कार में जाकर छुप जाता है। इतना और जब कार इंटर कर जाती है अंदर लैंड मेंशन में, मेन फ्रंट पे लगाकर वांगजी अपने हाथ में ऑफिस का बैग लेकर के अंदर की तरफ जाने को होता है और कार में क्रिस दुबक के एकदम छुप के बैठा हुआ था। उसके जाने के 5 मिनट बाद एक शख्स उसके खरखराने की आवाज आते ही क्रिस जो कि झांक के देखना चाहता था, वो देखता है कि कोई तो उसकी तरफ बढ़ रहा है। पहले वो शख्स आता है तो क्रिस ने कार के कलर का ही कोट वेयर करके, और उसके सीट है ना उसके अंदर बहुत मुश्किल से ही सही, पर एक सीट को थोड़ा सा बैक करके, और उसके अंदर वो छुपा हुआ था और बाहर का साइड एरिया पूरा अंधेरा था जहाँ पे कार पार्क किया गया था। तो सीट पे उसे कुछ भी नहीं दिखता और आगे वाले सीट पे भी उसे कुछ नहीं दिखता, तो वो शख्स वहां से फिर धीरे धीरे आगे चला जाता है। उसके जाने के बाद क्रिस बीच में बैठ करके उसे अंदर जाते हुए देखता है और वो मैसेज कर देता है कि कोई अंदर जा रहा है। वांगजी अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसे वो मैसेज रिसीव हो गया था, एंड रिसीव होने के साथ ही वो कह देता है कि शायद से मेरा फ़ोन वर्क ना करे, पर हाँ तुम चौकन्ने रहना, ठीक है ना। इतना बोलने के साथ ही क्रिस ओके सर लिखता है और दोनों अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे। वो शख्स जैसे ही अंदर दाखिल होता है, पूरा लैंड मेंशन अंधेरे में था, ज़्यादा रोशनी नहीं थी, डिम लाइट्स था। वो सीधे धीरे 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 चलता हुआ ऊपर वांगजी के कमरे की तरफ आता है। जहाँ पे कमरा ओपन करता है तो वहाँ पे वांगजी शावर लेकर के आ चुका था, और शावर लेकर के आने के बाद शीशा के सामने खड़ा था और अपने बालों को ऐसे टैप टैप कर रहा होता है, और उसे पता था कि हाँ कोई आएगा। वो टैप टैप कर रहा था, थोड़ा सा सोलो म्यूजिक लगा के रखा था अपने फ़ोन में ही, और सुन रहा होता है वो बालों को सुखाते हुए, और वो म्यूजिक जो चल रहा था उसी म्यूजिक को बस 1-2 लाइन जो था वो लिरिक्स वो गुनगुना रहा होता है। वो शख्स अंदर एंटर करता है जिसे देखकर वांगजी कहता है विंग। वो शख्स कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप उसकी तरफ बढ़ते आ रहा होता है। जैसे ही वो उसके पास आता है, वांगजी फटक से उसे गले लगा लेता और कहता विंग तुम कहाँ थे? क्या तुम मुझसे नाराज हो गए थे? हाँ बोलो, मुझे माफ कर दो प्लीज, और उसे गले लगाए हुए था और अपना फोन ले लेता है एंड देन किस को मैसेज करता है कम, और इतना बोल करके फोन को वापस से धीरे से जहां से उठाया था वहां पे रख देता है, और फिर कंटिन्यू वो बोल भी रहा था और वो काम भी कर रहा था। और वो उसे कहता है देखो मैं जानता हूँ कि मैंने ना काम पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया हूँ, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया है, प्लीज़ प्लीज़ वांगजी को माफ़ कर दो, क्योंकि वांगजी सच में ना शर्मिंदा है अपने किए पे, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ विंग। और इतना बोल करके उस शख्स के बालों को हटाता है एंड देन उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है विंग आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं पूरा वक्त दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा, एक हस्बैंड मटेरियल बनूंगा जैसा कि चाहिए तुम्हें, पर प्लीज़ स्टे माय बाय साइड प्लीज़। इतना बोल करके वो उसे वापस से गले लगा लेता है। वो शख्स जिसके हाथ में चाकू था, वो जैसे ही वो वांगजी को चाकू मारने वाला था उसके बैग में, तभी क्रिस आते हुए कहता सर आप कहाँ हो। वो वापस से अपने चाकू को निकाल करके और पॉकेट में डाल लेता है एंड देन चुपचाप से खड़ा था। वांगजी उससे सेपरेट हो जाता है एंड देन कहता है एक मिनट हाँ, और फिर वो जल्दी से टी शर्ट पहन लेता है जो कि बेड पे ही था एंड देन कहता क्रिस, तो क्रिस अंदर आ जाता है, कहता यस सर एक्चुअली मैं, कहता विंग सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो वांगजी उसे कहता है विंग कुछ बोलो, हेलो बोलो। तो वो जो शख्स था वो हकलाते हुए थोड़ा सा मतलब कहता हेलो। क्रिस कहता आप हकला क्यों रहे विंग सर। तो ये कहता
वो क्या है ना कि मैं वो कहता कोई बात नहीं, वैसे मैं सर से मुझे काम था, मैं बस फाइल देने के लिए आया था, और हाँ आप एंजॉय कर सकते हैं, इतना बोल करके सॉरी फॉर इंटरप्शन सर बोल करके क्रिस जब वहाँ जाने को होता है तभी वांग जी कहता है क्रिस अब आई गए हो तो खाना खा के जाते हैं ना साथ में, अभी सबके लिए खाना बना दो, और हाँ मेरे लिए जो 2-3 आइटम्स था ना वो बता देता है कि ये मत बनाना, मुझे तुम्हें पता नहीं ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद। तो विंग चुपचाप से मुंडी हिला करके नीचे किचन एरिया में चला जाता है। उसके जाते ही क्रिस कहता है सर ये पक्का विंग सर, कहता है नहीं ये विंग नहीं है, क्योंकि मैं भले ही तुम यकीन करो या ना करो क्रिस, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसके टच को पहचानता हूँ। तभी वांग जी के फ़ोन पे रिंग आती है, और जहाँ पे वो देखता है कि विंग कॉल कर रहा है निहा सिंह के नंबर से, और वो दिखाते हुए कहता है ये देखो तुम उस पर ध्यान रखो। क्रिस वो बाहर से देख रहा था, जहाँ पे जो वो शख्स था ना जो विंग के जैसा दिख रहा था, वो किचन में जा करके काम कर रहा होता है। इधर वांग जी फ़ोन उठाते हुए कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है मेरा हो गया, क्या आप लेने आ रहे हो? वांग जी कहता है 1 घंटा का काम और है, उसके बाद मैं खुद आऊँगा लेने के लिए, वहीं रहना, कहीं मत जाना, अगर मैं नहीं आया तो मैं क्रिस को भेज दूंगा, तुम अपार्टमेंट चले जाना सीधे, ठीक है ना? विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, आपने खाना खाया? वांग जी कहता है अगर मैं आऊँगा तो तुम्हारे साथ खा लूँगा, और अगर मैं नहीं आया तुम घर जाना तो खा लेना विंग। विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, तो आप ठीक है काम कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। तो वांग जी कहता मैं करता हूँ तुम्हें रात को। विंग कहता है क्या सच में? वांग जी कहता सच में, इतना बोल करके और वो कॉल कट कर देता है और किस के पास आता है, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कहते हैं सर क्या करें हम? कहता कुछ नहीं, बस उसकी पिक्चर्स निकालते हैं। और वो थोड़ा सा दूर खड़ा होकर के और अपने फ़ोन में 3-4 पिक्चर्स निकाल लेता है, जो कि अभी उस शख्स ने वाइट पैंट, वाइट शर्ट और ऊपर से जो स्वेटर था ना उसने अपने गले में डाला हुआ था, बहुत ही डिसेंट बन कर के आया हुआ था। और उसका एक साइड का जो कुल्हा था, मतलब शोल्डर बोल सकते हैं, कंधा, वो थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा लग रहा था। तो वो सारे पिक्चर्स क्लिक करके और वो नीमिंजे को सेंड कर देता और कहता कि वो मेरे घर पे है। इतना बोल करके और वो उसके पास आता है और कहता विंग क्या खाना बन गया? विंग कहता हाँ, 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 हाँ। अब मुझे कहता तुम तुतरा क्यों रहे हो? हाँ, तुम हकलाते हुए क्यों बोल रहे हो? विंग कहता वो आ, आ, वो आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता कोई बात नहीं ठीक है, और फिर उसके बालों को और सबको ऐसे थोड़ा सा केयर्स करता है, देन कहता है मैं तो स्टडी में हूँ, जब बन जाए तो बुला लेना मुझे, ठीक है ना? विंग मुंडी हिला देता है और वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो स्टडी में भी जाने के बाद कैमरा ऑन करते हैं और किचन पे वो दोनों देख रहे थे कि वो क्या-क्या कर रहा है। उसके जाने के बाद जो वो शख्स था वो चाकू को नीचे पटक देता और कहता है हाँ, मैं 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 खाना कैसे कैसे बना सकता हूँ? मुझे तो बनाने ही नहीं आती है। इतना बोलना हुआ था कि उसके सर में दर्द हो रहा था, फिर वो अपना फ़ोन निकालता है एंड देन खाना का ऑर्डर कर रहा होता है। तो क्रिस कहता है सर ये तो खाने का ऑर्डर कर रहा। कहता आई नो, क्योंकि विंग को खाना बनाने आता है और इसे नहीं आता है, मुझे अच्छे से पता है, और जिन जिन चीज़ों को मैंने बोला है नहीं डालने के लिए, विंग को पता है कि वो मेरी फेवरेट है। क्रिस कहता है सर तो हम वेट किसका कर रहे हैं? कहता क्योंकि देखो वैसे भी फाइनल चैप्टर लिखना ही था ना, तो क्यों ना मैं इसे चेंज कर दूँ? कहता नो सर, उसे पता चल गया होगा तो, या इसे चल जाएगा तो क्या करेंगे आप? हाँ, वैसे भी वो बहुत एक्सपर्ट है। कहता कोई बात नहीं चलो, और इतना बोलना हुआ था और वो दो जब देखते हैं तो वहाँ पे विंग नहीं था। वो दोनों बाहर आते तब भी वहाँ पे विंग नहीं था, और वो कहता है विंग 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 कहाँ हो तुम? लेकिन विंग का कोई नामो निशान नहीं था। क्रिस कहता सर आई थिंक से हमें ढूंढना चाहिए, और अभी जो वांग जी है ना वो टॉवल में ही है एंड टी शर्ट पहना हुआ है उसने, और कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ क्रिस वो दूसरे कॉरिडोर में जाकर ढूंढ रहा होता है, तभी चीखने की आवाज़ आती है। वांग जी जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि क्रिस वहाँ पे नहीं है, बस उसकी आवाज़ आई थी। वांग जी कहता है विंग सॉरी क्रिस, विंग विंग कहाँ हो तुम? सारे लाइट्स को वो ऑन कर देता है, लेकिन उसे अभी भी क्रिस नहीं मिल रहा था। अचानक से क्रिस कहाँ गायब हो गया और वो कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चल रहा था। वांग जी हर एक कमरे को खोल कर देख रहा था, तभी एक कमरा में देखता है जहाँ पे क्रिस को टेबल पे डाल करके और रस्सी से लेके बांध दिया गया है, और उसका पूरा बागडोर कमरे में है। अगर कमरा जितना एंगल पे वांग जी ने खोला हुआ था अगर दोबारा से उसे बंद करता है तो क्रिस टें बोल जाएगा। वो अंदर आता है, फटाक से उसके पैरों को पकड़ लेता है, कहता है क्रिस 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 क्रिस।
तभी वांग जी के सर पे एकदम से टन वार होती है और वांग जी वहीं पे टेप बोल देता है क्योंकि वो बेहोश पूरा ब्लैंक हो चुका था और कुछ भी नहीं। उसके सामने वो बेहोश हो जाता है, उसके हाथ में अभी भी फोन था और वो शख्स हंसते हुए कहता वांग जी की आंखों के सामने में पूरा अंधेरा छा चुका था, पूरा ब्लैंक हो चुका था और कुछ भी नहीं। और वो उसको उठा करके और वो शख्स उसे खींचता हुआ लेके जा रहा होता है। और दूसरी तरफ विंग जो कि बैठा हुआ था अचानक से उठ जाता, कहता वांग जी। कि ये कहता क्या हुआ विंग? कहता पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है। नहीं नीसिंग कहता है तो एक और कॉल कर लो। कहता हाँ ठीक है करता हूँ। जब कॉल कर रहा था तो कॉल पिक नहीं हो रहा था। कहता कॉल उठा नहीं रहा है वांग जी। तो कोई बात नहीं फिर से कर लो, वैसे भी वो तो 5 मिनट में तुम्हें करता ही रहता है, तुम खुद कर लो सामने से। इतना बोलकर विंग फिर लगाता है। वांग जी कॉल पिक नहीं करता है। वो 10 मिनट के लिए रुक जाता है लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। वो बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। उसके बाद कॉल पिक कर लिया जाता है और वो शख्स कहता है हेलो। तो कहता है क्रिस वांग जी कहाँ हैं? क्रिस कहता है सॉरी सर, सर वो स्टडी में है। विंग कहता है ओह कोई बात नहीं काम करो। और इतना बोल करके और वो कॉल कट कर देता है। सामने वाला शख्स उसे देखते हुए कहता है तुम्हें मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? हाँ बताओ बताओ बताओ। और इतना बोल करके वो चाकू जैसे ही क्रिस के गले पे डालने वाला होता है वैसे ही पीछे से नीम इंजर सरा के कहते हैंड्स अप। वो शख्स सीधे क्रिस के गले पे चाकू रखता है, देन गला उसका रेत देता है, देन खिड़की से कूद जाता है। कूद गया था तो उसके भी पैर में थोड़े से मोच आई थी, मतलब चोटें आई थी, बट वो फिर स्टिल वहां से भाग जाता है। नीम इंजर बस 2-3 आदमी के साथ ही आए थे। वो 2 आदमी को उसके पीछे लगाता है एंड देन क्रिस के पास आकर के उसके गले पे कपड़ा रख कर कहता है क्रिस क्रिस होल्ड ऑन। वांग जी कहाँ है? कहता वांग जी आई डोंट नो। और इतना बोलने के साथ ही क्रिस जो कि मतलब सीधा गला रेत के भाग गया था। वो जल्दी से कॉल करता है एम्बुलेंस को और उसके गले पे पूरा कपड़ा बांधे हुए था। वो दोनों जो शख्स थे ना वो 5 मिनट में भाग कर आते रहे। कहते सर वो भाग निकला। कहता कोई बात नहीं, इसे इसे कार 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 निकालो, हॉस्पिटल लेके चलो। जल्दी से क्रिस को वो बाहर लाता है, उसके कार में डालता है और वो दोनों वहां से उसको लेके चले जाते हैं। उसके बाद नहीं मिल अपना रिवॉल्वर निकालता है, देन एक एक करके पूरा घर छान मारता है। अभी तक 15 मिनट हो चुके थे लेकिन वांग जी कहाँ था किसी को पता नहीं था कि कहाँ उसने उसको ले जाके रख दिया है। वो अभी भी स्टिल उस पूरे घर को सर्च कर रहा था। अंदर उसने कुछ और कांस्टेबल को भी बुला लिया था। अभी 20 मिनट हो चुके थे और वो सब भी आगे कहते सर क्या बात है? कहता इस घर की हर एक कमरों को तलाश करो और पता करो कि वो कहाँ है। इतना बोल करके वो वांग जी की तलाश जारी रखता है पर वांग जी स्टिल अभी भी उसको कहीं भी नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे चलते हुए एक कमरे में आता है। वो कमरा बहुत ज़्यादा डार्क था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो अपना फ़ोन निकालता और ये सबसे लास्ट कमरा था, एक स्टोर रूम टाइप का था, और ऑन करता है तो वो देख के दंग था क्योंकि वांग जी के बॉडी के ऊपर बहुत सारे वायर्स लपेटे गए थे एंड देन वो एक दूसरे से कनेक्ट थे। वहाँ आते ही कहता सर इस कमरे में लाइट कहीं तो होगा। कहता नहीं रुको वेट, देखो देखो उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं, उसकी जान जा सकती है। इतना बोल करके वो लोग पहले तो मेन स्विच को ऑफ करवाते हैं एंड देन फ़ोन निकाल कर वो तीनों अंदर आते हैं। सारे तारों को हटाया जाता है और वांग जी के पैर में स्लीपर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और वो बेहोश था, उसके सर पे लगी थी तो वहाँ से खून आ रहा था। वो कहता है मेरा फ़ोन पकड़ो एंड देन वांग जी को वो गोद में, बहुत हैवी था बट फिर भी वो जैसे तैसे करके उसको उठाकर बाहर लाता है। धड़ाम से उसको नीचे डालते हुए कहता वांग जी वांग जी वांग जी वांग जी। पर वांग जी स्टिल बेहोश रखा था। सर ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इतना बोल करके वांग जी को भी वो चारों जो जन थे वो सब, अब वांग जी को भी हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद वांग जी को बेड पे लिटा दिया गया था और उसका इलाज चालू हो चुका था। जहाँ पे वांग जी ने विंग से बोला था कि वो 9 बजे खुद आएगा, नहीं तो क्रिस को बोलेगा आने के लिए। अब लिटरली 9-10 हो रहे थे और विंग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था। वो नी से कई बार पूछ चुका था और फिर से कहता है नी से मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है। नी सिंह जो उसके मानवा का जो उसने ड्रॉ करा हुआ था, उस ड्राइंग को वो समझने का ट्राई कर रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था पर उसे
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान हो चुका था और वो कहता है ये क्या बनाया है तुमने, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस पे वो कहता है मुझे नहीं पता, ऐसा लगा जैसे कि मेरे हाथ बस चल पड़े हैं और मैं बस मैं कर रहा था और कुछ भी नहीं। और इतना बोलने के साथ ही वो खुद उसको देखता है, कहता है ओह नो, इस बार दो लोग घायल होंगे। और उसके बाद द एंड, मेरे दिमाग में कुछ लाइंस आई हैं और इतना बोलकर वो बैठ के वापस से ड्रॉ करने लगता है। नी सिंह भी विंग को ड्रॉ करते हुए देख रहा था, हालांकि उसके समझ तो नहीं आ रही थी पर वो ड्रॉ कर रहा था। तभी नी मिंजो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं विंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कहता है हाँ सर बोलिए। फिर वो पेपर था तो उसे देखता है, कहता है ये क्या किया तुमने। कहता बस कुछ नहीं, बस मैं डिज़ाइंस बना रहा था, मेरे दिमाग में कुछ आया था एंड देन। तो नीमी जी कहते क्या मैं देख सकता हूँ। नीही सिंह कहता है गगा ये देखिए आप, ये तो अभी बनी भी नहीं है, ये देखिए। वो जब लेता है तो पहले तो उसे समझ नहीं आता, फिर वो आराम से थोड़ा दूर करके लाइट्स पर देखना है। जब जैसे ही देखता है वो देखता है कि क्रिस जो कि जैसे ही एक कमरे में लटका हुआ था, वो वाला सीन था। दूसरा शख्स जिसको बहुत सारे रस्सियों से बांधा गया है, वो सीन था। ये देखते ही नीमी जी कहते हैं पिंक, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है और ये दो शख्स कौन हैं। पिंक कहता है आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। नीही सिंह कहता है गगा मुझे भी आपको कुछ बतानी है। जब ये ड्राइंग कर रहा था तो इसकी आंखें ना अजीब हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने इसे हिप्नोटाइज कर लिया है। एंड देन ये अपने बस में नहीं है, ये बस ड्रॉ कर रहा है, बस कर रहा है। मैंने उसे उस टाइम जोन में एक बार नहीं 1000 बार आवाज़ दी थी, पर इसने एक बार भी मुझे हाँ हूँ नहीं कुछ भी आंसर नहीं करा था। कहता है क्या बोल रहे हो, क्या सच में तुमने मुझे आवाज़ दिया था। कहता सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हो। इतना बोल करके नीही सिंह को वो इशारा करता था। नीही सिंह कहता है नी मुझे कहते ओके मैं समझ गया, बट अभी मुझे कुछ बताना है। एक्चुअली में तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है। आई मीन कि छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ है और उसे हम हॉस्पिटलाइज कर चुके हैं और वो उसका इलाज चल रहा है। और साथ में क्रिस का भी शायद वो तुम्हें लेने आ रहा था। विंग कहता है हाँ, उन्होंने कहा था कि वो मुझे लेने आएंगे। कहाँ है, मुझे देखना है। कहते आओ मेरे साथ है। जितना बोल करके वो वहाँ आते हैं जहाँ पे वो उसका इलाज चल रहा था। विंग वहाँ से खड़ा होकर के वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे अंदर से वो सभी चीज़ें स्टिचिंग वगैरह कर रहे थे सर में, तो वो सब। उसके बाद नी सिंह को वो साइड लेकर आता है, कहता है नी मुझे सच बताओ क्या हुआ था। नी सिंह सारा व्याख्या कर देता है जो कुछ भी हुआ था एंड देन कहता है गगा पता नहीं ये क्या है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नी मुझे कहते हैं मुझे भी, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा क्योंकि मैंने विंग का बैकग्राउंड निकलवाया है। तो नी सिंह कहता है क्या मतलब है गगा। फिर वो पिक्चर दिखाता है जो वांगजी ने सीन करा हुआ था, जिसे देखकर वो कहता है ये तो विंग जी की पिक्चर है। कहता पर टाइम देखो, और इस वक्त तो विंग तुम्हारे साथ था। वो कहता हाँ वो तो मेरे साथ था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। कहता और एग्जैक्टली इसी ने इन दोनों के ऊपर हमला किया है। और जो ये ड्राइंग में है सेम ऐसे ही क्रिस को लटकाया गया था और फिर उसके गले पे वार कर दिया और वो हॉस्पिटल में वो भी है और वांगजी को तारों से बांध के रखा गया था। नीही सिंह कहता है सेट लास्ट वाला क्या है, क्योंकि इसमें दो लोगों का मर्डर सीन दिखाया गया है, इसका क्या मतलब हो सकता है गगा। कहता है आई डोंट नो, वो कौन हो है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर बाद में पता चलेगा, पहले यहाँ ध्यान देते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे चक्कर काट रहे होते हैं, वांगजी का सब कुछ हो जाता है तो उसे नॉर्मल वार्ड में डाल दिया जाता है। उधर क्रिस का भी गले वगैरह पे बैंडेज वगैरह लगा करके उसको भी डाल दिया जाता है। जो दोनों को देख करके विंग को बहुत बुरा लग रहा था और वो रोते हुए कहता नहीं जंग से नहीं देखा, मेरी वजह से फिर से कुछ हो गया, मैंने बोला था ना इन्हें वापस चाइना नहीं आना चाहिए था, ये यूएसए में ही ठीक थे, यहाँ क्यों आए। नी सिंह उसे गले लगाते हुए कहता है शांत हो जाओ, ठीक है ना, रोना नहीं है, और वैसे भी आज नहीं तो कल कातिल पकड़ा ही जाएगा, जब पकड़ा जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। और इतना बोलने के साथ ही वो चुप हो जाता है, उसको चुप करवाता है, पर नी सिंह कब तक उसे संभाल पाता। विंग बहुत ज़्यादा उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वांगजी को 3-4 घंटे बाद जब होश आती है तो वो विंग को आवाज़ लगा रहा था। रात के लगभग 1 के आसपास बज रहे थे। विंग भाग करके उसके पास आता है और कहता है वांगजी मैंने बोला था ना मेरी वजह से
सब सब खराब हो जाएगा। फिर क्यों? वांग जी उसे चुप करवाते हुए कहता है, चुप हो जाओ विंग, कुछ भी नहीं हुआ है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं। तो विंग कहता, हाँ मुझे सर ने बताया कि आपका और क्रिस का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो डर गया था एक पल के लिए कि कहीं उसने कुछ तो नहीं कर दिया ना, मेरे मेरी वजह से कहीं आपको तो हार्म नहीं कर दिया ना। वांग जी जब उसकी बात सुनता है तो उसे मतलब पता चलता है कि हाँ न्यू मुझे ने नहीं बताया है। तो कहता है, "उहुँ, वो क्या है ना, डायवर्जन आ गया था और हमने ध्यान नहीं दिया, और कुछ नहीं, मेरे पास लेट जाओ।" विंग वांग जी के बगल में लेट जाता है और वांग जी विंग को ऐसे टैप करते हुए शांत कराते हुए कहता है, सब ठीक है विंग, मैं भी ठीक हूँ। और फिर उसे अपने ही कंबल में लेता है, कहता है, सो जाओ मेरे पास, ठीक है ना। तो विंग कहता है, आपको दर्द होगा ना। वांग जी कहता है, तुम हो तो कुछ भी नहीं होगा, तुम हो ना मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा, ओके ना। और इतना बोलने के साथ ही वो उसको टैपिंग कर रहा होता है। वांग जी उसको धीरे धीरे आराम से सुला देने के बाद उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, फेस सेम है, बस उसका कंधा एक तरफ से थोड़ा सा ऊंचा है और वो अजीब दिख रहा है। एक पैर से वो लंगड़ा के चलता है, बोलने वक्त थोड़ा सा हकलाता है। कौन हो सकता है ये? शकल एक जैसी है। वो भी अपने स्तर से जांच करवाने की ये करता है, और वो अभी उठ के जा नहीं सकता था, इसलिए वो सुबह में क्लिफ से मिलने वाला था। और इस तरह से सोचते हुए भंग जी नींद की गहराई में उतर जाता है। हालांकि नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि एनेस्थीसिया का असर कम हो गया था और सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था वांग जी को। पर विंग उसके करीब था तो वो अपने दर्द को भूल चुका था और वो भी नींद की गहराई में उतर जाता है। वांग जी अगले दिन सुबह विंग जब उठता है तो वांग जी की नींद खुली हुई थी और वो मुस्कुरा करके वांग जी विंग को देख रहा होता है। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, चलो हम चलते हैं क्रिस से मिलने के लिए। इतना बोल करके फिर वांग जी अपने हाथ में ही वो जो था स्टैंड वो पकड़ता है और विंग पानी का बोतल पकड़े हुए था और उसको लेकर के क्रिस के कमरे में आता है, जहाँ पे क्रिस के गले में बैंडेज लगा हुआ था और मुंह में पाइप्स वगैरह लगा हुआ था, जिसे देख करके वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। और वो बस अपने हाथ की पकड़ के उस स्टैंड पे लगा रहा था क्योंकि वो विंग को सो नहीं करा सकता कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था। और वो उसे देखता है तो विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, इतना बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था क्या? कहता है, इतना बुरा वाला ही हुआ था, बट आई डोंट नो कि क्या हुआ था। बस हो गया था। और इतना बोल करके वो और वहाँ से वो बस थोड़ा सा देखता है देन बैठ जाता है। उसके बाद वो वापस से विंग से कहता है कि क्या तुमने लास्ट स्टैंडिंग लिखी? विंग कहता है, हाँ मैंने कुछ ड्राइंग तो बनाई है पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, शायद मैं आज या कल कर दूँ। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। और फिर वो वापस से वांग जी को उस वार्ड में ले आता है। वांग जी लेट जाता है तो नर्स आती है वांग जी को क्लीन करने के लिए, जहाँ पे विंग जब ये देखता है वो उठ के जाने लगता है। वांग जी उसके हैंड को पकड़ता है और कहता है, विंग क्लीन तुम कर दो मुझे। विंग कहता है, मैं? कहता है, तुम। इतना बोलकर उसको बोलते हैं वहाँ पे स्पॉन्ज रखने के लिए और वो चली जाती हैं। और हॉस्पिटल का ही कपड़ा था एक और सेट, तो वो रख के चली जाती है। विंग काँपते हुए वो स्पंज को देख रहा था और वांग जी को। वांग जी कहते हैं, हाँ आओ। विंग विंग चुपचाप से उसके बगल में आके बैठ जाता है एंड देन अपने कंबल को हटा देता है और कहता है, खोलो। विंग कहता है, मुझे वो शर्म आ रही है। वांग जी कहता है, क्यों? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। कहता है, हाँ बट मुझे अभी शर्म आ रही है। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग। और इतना बोलना हुआ ही था तो उसके हाथों को पकड़ के अपने टी शर्ट पे रखवा देता है एंड देन उसको बोलता है उतारने के लिए। धीरे धीरे करके हमारा विंग उसको उतारता है और गले से आराम से निकालता है क्योंकि सर में बैंडेज लगा हुआ था। उसके बाद उसके पूरे बॉडी को देखता है, जिसको देख करके विंग बस हाँ करके देख रहा होता है। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, अब साफ भी कर लो और देख भी लेना। विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं लेता हूँ। फिर स्पॉन्ज लेकर उसकी बॉडी के ऊपर चलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो चला रहा होता है, चला रहा होता है, चला रहा होता है और आराम से तभी तक उसके हाथ आ जाते हैं। वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्या इरादा है तुम्हारा विंग? क्या हॉस्पिटल में ही कुछ और करना है? विंग कहता है, शट अप,
गंदी बातें मत करो आप। वांग जी हंसने लगता और कहता है ओके, मेरे हाथों को भी साफ कर दो। फिर उसके हाथ को दोनों को क्लीन करता है, थोड़ा सा बैक में क्लीन करता है, देन उसे शर्ट पहना देता है। अब बारी थी पैंट्स की, तो वांग जी कहता है क्या मैं खुद कर लूँ या फिर तुम कर दोगे? विंग कहता है आप खोल के थोड़ा नीचे कर दीजिए, मैं पहना देता हूँ। वांग जी भी आधा आधा पैर तक वो हटा देता है, फिर विंग उसको पजामा पहना देता है और फिर वांग जी उसे टक कर लेता है और फिर विंग वहाँ पे बैठ जाता है। बेचारा बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ पड़ा था, बट क्या ही कर सकता था। उसके बाद जो विंग था उसके पास बैठते हुए कहता है कि अब मैं आपको सूप पिला दूँ? वांग जी कहता है सूप पिला दो। फिर विंग उसे सूप पिलाता है, दवाई पिलाता है। इस तरह से आज पूरा दिन निकल गया था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। वांग जी उठता है, उठ करके अचानक से वो स्केच लेता है एंड देन ड्रॉ करना शुरू कर देता है। वांग जी जो कि नींद में सो रहा था, वो जब देखता है रबर घिसने की आवाज़ सुनता है, वो उठ के आंखें खोलता है तो विंग को देखता है नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ है, सोफा पे रख के और स्केच कर रहा होता है। तो वांग जी कहता है विंग 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 विंग, पर विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो ड्रॉ करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। वांग जी उठ करके और वहाँ आता है और उसके शोल्डर पे टैप करता है, पर विंग अभी भी नहीं देखता है। वांग जी उसे झल्लाते हुए कहता विंग विंग, एक बार बस घूर कर देखता है, कहता क्या है? मैंने मुझे ड्राइंग करनी है और करने दो, बस यहाँ से जाओ, इतना बोला हुआ ही था। वांग जी कहता विंग, पर विंग के उसे धक्का दे देता है और वापस से ड्रॉ करने लगता है। वांग जी आश्चर्य में था और वो उसके पास आता है और उसके हाथों को रोकने की कोशिश करता है, तो विंग उस पेपर को ना ऐसे ना मरोड़ करके फेंक देता है और वो पेंसिल उसकी आंखों में घोंपते हुए कहता है बोला ना जाओ जाओ यहाँ से। वांग जी विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग उसके शक्ल पे मासूमियत नहीं थी, एक अजीब सा रिएक्शन था, अजीब सा डर था, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। वांग जी झल्लाते हुए कहता विंग विंग, क्या तुम मेरे विंग हो ना? वापस लौटो, मैंने कहा ना लौटो। कहता है मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मतलब जाओ। वांग जी उसे झल्लाता है और बहुत जोर से चीखता कहता विंग विंग विंग। उसके बाद होश में आता है और कहता है हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ आपको? आपको कुछ चाहिए क्या? पानी चाहिए? आप यहाँ क्या कर रहे हो नीचे? वांग जी उसे फटाक से गले लगा लेता और कहता है क्या हो गया था तुम्हें अभी? हाँ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे? बताओ मुझे, क्या किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बोलो। कहता है नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पता नहीं मेरा सर दर्द हो रहा है, पर मैं ड्रॉ कर रहा था आई थिंक से। वांग जी कहता है पर तुम अपने होश में नहीं थे, तुम्हें कुछ याद है? विंग कहता है क्या मतलब कि मैं होश में नहीं था? मैं तो होश में ही था। और फिर पेंसिल पकड़ने का पोजीशन देखता है, ऐसा लगा जैसे कि पेंसिल से तो घोंप के मारेगा वो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, चलो सोते हैं। विंग कहता है पर ड्राइंग। कहता है चलो सोते हैं। इतना बोल करके वो उसको लिटा देता है और वो लास्ट ड्राइंग में था जहाँ पे चाकू एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई थी और एक शख्स जिसके मुंह से आह निकला था, और वो लास्ट एंडिंग चैप्टर्स थे और कुछ भी नहीं था। और विंग वहाँ पे जाके सो जाता है। कल हो करके ऐसे कुछ होता नहीं है, पूरा दिन उठता है वही सेम सूप पिलाना, दवाई खिलाना और पूरा दिन आराम से हॉस्पिटल में रहना। और शाम के टाइम में वो दोनों क्रिस को देखने जाते हैं जहाँ पे उसका बैंडेज बदल दिया गया था, पर वो बोलने के हालत में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके गले पे सीधे चाकू रेत के मारा था, दैट्स वाई। और वहीं दूसरी तरफ आज का दिन भी इसी तरह से चला जाता है। अगले दिन सुबह विंग की नींद खुलती है तो वो वांग जी को अपने पास देखता है, जो कि बहुत ही अच्छे से पीसफुली सो रहा होता है। वो उठता है एंड देन सारे ड्राइंग को जो उसने बना के कलेक्ट करके रखा हुआ था कल रात को ही, वो सारी ड्राइंग्स लेता है एंड देन जियांगचेंग से मिलने के लिए वो निकल जाता है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी दे करके इसको ख़त्म करना था जब तक कि ये लोग होश में आता। 9 बज रहे थे, इसीलिए विंग वहाँ से चला जाता है। वो जब बाहर आता है तो नीहसेंग उसे मिलता है और कहता है कहाँ जा रहे हो? हाँ, वैसे आज मेरा डिस्चार्ज होने वाला। वो कहता है मैंने सारी ड्राइंग बना ली है तो मैं जा रहा हूँ जियांग सर को देने, इसे पब्लिश करने के लिए। ये सुन करके तो नीहसेंग कहता है एक बार क्या मैं देख सकता हूँ? विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर सबसे पहले तो नीहसेंग सारा पिक्चर क्लिक करता है, तुरंत वो नी मिंजो को फॉरवर्ड मारता है, क्योंकि पता है कि उन लोगों के फ़ोन हैक हो जाते हैं। एंड उसके बाद कहता है मैं बाद में देख लूँगा, तुम जाओ, चलो मैं छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आता है और उसके साथ जो वांग जी ने उसके लिए हायर किया हुआ था उसको और एक और को बोलता है कि सर को छोड़ के आओ। तो विंग उस कार में बैठ जाता है जियांगचिंग को देने के लिए और वो चला जाता है। उसके बाद क्रिस बोल रही हूँ, नीचे से वो सारे पिक्चर्स को देखता है
अभी भी स्केचिंग्स ही थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। पर वो जब गौर से देखता है, वो कहता है आखिर किसकी मौत होने वाली है, कौन मरने वाला है। इतना बोल करके वो उस मंजस में डूबा हुआ था कि आखिरकार मरने वाला कौन है। उसके बाद वो वापस से अपने भाई को कॉल लगाता है, तो उसके भाई कहते हैं कि वो हॉस्पिटल ही आ रहा है। वो फ़ोन कट कर देता है। 10 मिनट बाद नी मिन्जो हॉस्पिटल आ चुका था और आने के साथ ही कहता है विंग कहाँ है? कहता है विंग तो ऑफिस चला गया, वो उसे सबमिट करना था क्योंकि उसने बना लिया था। 4 दिन हो चुके थे और बस उसने एंड किया है और कुछ भी नहीं। वॉल्यूम बहुत कम है, जैसे एक वॉल्यूम में लगभग 18 से 20 पेज होते हैं ना, इसने बस 11 पेज में ही सारे वॉल्यूम्स को ख़त्म किया था, वो भी एक पेंटिंग मतलब एक ड्राइंग 2-2 पेज की थी। तो एक तरह से देखा जाए तो 5 चैप्टर के आसपास थे और वो ख़त्म कर दिया हुआ था उसने। उसके बाद वो वांगजी को देखने आते हैं जो कि सो रहा होता है। नी मिन्जो उसे उठाते हैं और कहते हैं आई थिंक से आपको उठना चाहिए मिस्टर लैन। वांगजी उठ के बैठ जाता है और हाथ देता है तो वहाँ विंग नहीं था और वो कहता विंग। नी सिंह कहता डरने वाली बात नहीं है, विंग ऑफिस गया है, उसने ड्राइंग पूरी कंप्लीट कर ली थी एंड हाँ आई थिंक से हमें नहीं पता एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, पर ये देखिए। और वो सारे पिक्चर्स को दिखाता है। पहले तो वांगजी को समझ नहीं आता, फिर उसे बड़ा बड़ा करके दिखने पे वो जब लास्ट वाला देखता है तो कहता है कि कोई मरने वाला है, कौन हो सकता है वो। नी मिन्जे कहते हैं जो कोई भी है आज पब्लिश्ड होगा तो वो अपने लास्ट फाइनल डेथ को वो डिक्लेयर जरूर करेगा। हम सब हॉस्पिटल में हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, क्रिस हॉस्पिटल में है। हमला 2 शख्स पे हो सकता है, या तो आप पे या फिर विंग पे, और हमारे पास एक प्लान है। इतना बोल करके वो लोग एक दूसरे का शक्ल देखते हैं। उसके बाद फिर सब लोग क्रिस से मिलने के लिए आते हैं जहाँ पे क्रिस पीसफुली सो रहा था। तुरंत डॉक्टर के निगरानी में क्रिस को उस वार्ड से निकाल करके इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उसके पास 4 बॉडीगार्ड को हायर किया जाता है 24 घंटे की निगरानी के लिए। और उस कमरे में कोई भी नहीं जा सकता था, कोई भी नहीं। और 2 बॉडीगार्ड को अंदर भी रखा गया था, बाहर 4 थे। तो वो एक तरह से सेफ जोन में चला गया था। वो वाला ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ करने के बाद विंग ऑफिस से आ जाता है और आते ही देखता है कि नी सिंह, नी मिन्जो सर और वो सब थे, क्योंकि सबको शिफ्टिंग वगैरह करने में टाइम लग गया था थोड़ा सा। तो उसे देखते हुए ग्रीट करते हुए कहते हैं हेलो सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नी मुझे कहते हैं क्या तुमने लास्ट चैप्टर लिख लिया? उस पर वो बोल देता है कि हाँ मैंने लास्ट एंडिंग कर दी है। आई डोंट नो कि वो अब पकड़ा जाएगा। नी मुझे कहते हैं हाँ मैंने एक प्लान बनाया है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है तो फिर मैं सोना चाहता हूँ। तो सब कहते पर कहता सर प्लीज़ देखिए आपने प्लान बनाया है, मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। देन वो लोग एक दूसरे से बात करते डिस्कस करते। पहले तो वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था और चिल्लाते हुए कहता विंग क्या पागलपन है ये, क्यों तुम अपनी जान जोखिम में हो? कहता प्लीज़ आप लोग को पता है ना कि वो मुझे ही टारगेट करेगा। आई नो वो मुझे ही करेगा, मुझे पता है प्लीज़। और इतना बोलने के साथ ही सब मान गए हुए थे। रात का टाइम था, विंग वहाँ पे लेटा हुआ था अपने कमरे में, वांगजी के बगल में। वांगजी आराम से पीसफुली सोया हुआ था और वो कमरा पूरा खाली था। उस कमरे में कोई भी नहीं था। एक शख्स जिसके पैरों की आहट आती है और धीरे धीरे करके वो शख्स बढ़ते हुए उस कमरे में दाखिल होता है और वो वहाँ आता है और उसे देखता है और कहता है तुम पीसफुली सोते हुए बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। हाँ, मैं मैं तुम्हें तुम्हें नहीं 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 छोड़ूंगा। इतना बोल करके और वो एक कपड़ा निकालता है, भांगजी के मुंह पर वो डाल देता है और डाल करके उसको लेता है और फिर उसी कमरे में जो सोफा था ना उसके ऊपर उसको लिटा करके बांध देता है, उसके हाथ को पैर को सब चीज़ के उसके मुंह पर टेप चिपका देता है सब कुछ। और उसके बाद वो विंग के पास आता है और विंग के गालों पर ना धीरे धीरे टैप टैप करने लगता है, जिससे कि विंग की नींद खुल जाती है और सामने उसे देख के वो चीख पड़ता है। जिसके बाद वो शख्स उसका सीधे गला दबा देता है और कहता है तुम चिल्लाओ मत। उस दिन तुमने मुझे देखा था ना? तुमने देखा मुझे? हाँ हाँ मैंने देखा। तुम मुझे देख रहे थे। विंग उसके हाथों को मारते हुए कह रहा था वाह जी वाह जी जी, और इतना बोलकर उसको धक्का देता है। देन फटाक से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो शख्स चाकू निकाल लेता है और विंग के हाथों पे ना कट मार देता है। विंग कहता है तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ कहता मैं
मैं क्यों 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 कर रहा हूँ? हाँ, मैं क्यों क्यों कर रहा हूँ? ये दुनिया, ये समाज मुझे मुझे जीने नहीं देते, मुझे जीने नहीं देते, मरने भी नहीं देते। और मैं ये शौक से नहीं कर रहा। मैंने आज मैं तुम्हारा बलि दूंगा। आज पूरा हो गया और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना बोलना हुआ था। विंग कहता है, बलि? किस चीज़ की बलि? हाँ, कहता है, हाँ, तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ, क्यों बताऊँ? मैं क्यों बताऊँ? हाँ। और इतना बोलकर वो सीधे विंग के शोल्डर को पकड़ता है, उसके पीठ में चाकू घुसेड़ देता है। जैसे घुसेड़ता है, खून लबालब बहना शुरू हो जाता है। विंग उसके हाथ को और चाकू को पकड़ते हुए कहता है, क्या 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 कर रहे हो? वो दोबारा निकालता है, दोबारा भोंक देता है। कहता है, तुम मरना डिजर्व करते हो। और इतना बोल करके और वो जैसे ही लेता है, विंग उसके हाथ को पकड़ा हुआ था और दोनों के हाथ में के बीच ना हाथापाई हो रही थी। और कहता है, मैं तुम्हें कहीं कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और इतना बोल करके उन दोनों में ऐसे छीना झपटी हो रहा था और विंग और जो वो शख्स था, वो दोनों ऐसे लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं और वो जो चाकू था वो हाथ से छूट करके हवा में गिर जाता है और वो चाकू सीधे उस शख्स के पीठ के ऊपर घुस जाता है। ऊपर से गिरा था सीधे, अब बहुत तेज चाकू था, आधा से ज्यादा चाकू का एरिया नीचे हल गया था। विंग जब देखता है तो उसकी ये चाकू उसके पीठ में है और वो उसे देखता है। उसे जैसे ही धक्का देता है वो सीधा हो जाता है, क्योंकि उसके पेट के ऊपर गिरा था तो वो सीधा होगा, तो वो चाकू पूरे उसके पेट में हल गया था और वो शख्स की आंखें बड़े हो गई थी और वो कहता है, तुमने? उठ के बैठा हुआ था और अपने टमी को देखता जहाँ पे ब्लड आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तभी नीमिंजी और वो भी भाग आए थे और वांगजी भी कर रहा होता है। और वो पहले तो नीहू सिंह वांगजी को खोलता है, अंदर सब वहाँ आते हैं और नीमन जाते हुए कहते, विंग तब तुम ठीक हो? विंग डरते हुए कहता है, मैंने मार डाला, मैंने मार डाला, मुझे जिंदा रहने का डर हक नहीं है, मैंने मार डाला, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, इसने बोला मुझे मर जाना चाहिए। विंग इंचैंट करे जा रहा। वांगजी उसे वापस से झल्लाते कहता, विंग विंग होश में आओ। वांगजी की बात भी नहीं सुन रहा था। विंग कहता, मुझे मरना है। इतना बोल करके और उसके जो बैक में था ना वो चाकू, उसको ना पीछे से खींच के निकालता है, देन अपने गले के ऊपर रख लेकर कहता है, मेरे पास मत आना, मुझे मरना है आज, आज मुझे मरना ही होगा, आज मुझे मरना ही होगा। वांगजी और इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि विंग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। वांगजी कहता है, देखो विंग, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत घाव है, बहुत दर्द है, बहुत कुछ है, मुझे पता है, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, प्लीज़ विंग मत जाओ, मैं मर जाऊँगा प्लीज़। मैं जानता हूँ कि ये तुम नहीं हो, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। कहता है, प्लीज़ 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 विंग। तभी एक विसल्स की आवाज़ आती है एंड देन विंग के हाथ से वो चाकू नीचे गिर जाता है और विंग उस ओर देखता है और सीधे बेहोश हो जाता है, सीधे बेहोश हो जाता है। वांगजी के पास भाग के आता कहता है, विंग। तब तक नीम मिंजे उस डेड बॉडी की शिनाख्त करवाते हैं, मतलब सबको बोल देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह तैयार करो, देन डेड बॉडी को ले जाओ यहाँ से। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए कॉल करते हैं और वो शख्स वहाँ पे आके बैठा हुआ था। उस शख्स के गले में बहुत सारे मालाएं थी, बहुत सारी मालाएं, और उसने एक अजीब सा चितकबरे कलर का तौलिया रैप्ड किया हुआ था, ऊपर से उसने वाइट हार्मफुल वेयर किया हुआ था, छोटा सा सट के जैसा ही। उसके बाद नी मिंजे, नी हिसेंग, वांगजी वहाँ पे बैठे हुए थे और विंग बेहोश था, उसे बेड पे डाल दिया गया था और वांगजी ने विंग को गोद में होल्ड करा हुआ था। वो शख्स उसके आते हैं और कुछ मंत्र चैंट वगैरह करते हैं एंड उसके सर पे हाथ रखते हैं, जिसमें विंग ना बहुत चीख रहा होता है, आह नहीं नहीं, तो तुम ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज छोड़ दो। बहुत सारी चीजें था जो विंग बरबराई जा रहा था। उसके बाद कुछ खींच कर विंग के बॉडी से निकाला जाता है एंड देन विंग आराम से पीसफुली वांगजी के बाहों में सो रहा होता है। वो शख्स कहता है, ये इसका ट्विंस भाई है, वी लव यू। ये सुनना हुआ ही था कि सब शॉक्ड हो गए थे और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वांगजी कहता है, तो नीमिंजे कहते हैं, हाँ ये सच है, जब विंग पैदा हुआ था तो ट्विंस पैदा हुआ था और दोनों ही एक दूसरे से चिपके हुए थे। विंग का शोल्डर्स इसके शोल्डर्स के साथ अटैच था, तो ऑपरेशन करके दोनों को साइड करना था, इसी वजह से ऑपरेशन करा गया।
तो ये जो मरा है वी लाओज़ू, उसकी शोल्डर्स थोड़ा-सा एक तरफ से उभरा हुआ था और एक तरफ से नॉर्मल था। और जब ऐसा बच्चा जो कि थोड़ा-सा जब पेट में होते हैं ना तो भ्रूणस में कुछ कमी हो जाती है। तो ट्विन्स में भी एक अच्छा था और एक दूसरा नहीं, और दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था। इसीलिए तुम्हारी की विंग की ग्रैंड माँ ने विंग को बचाने का फैसला किया और इसे खुद अपने हाथों से डस्टबिन में ले जाकर के फेंक दिया, कपड़े में रैप्ड करके। जहाँ पे ये बच्चा 3-4 दिन तक कुत्तों बिल्लियों के साथ घिरा रहा। उसकी आधी बॉडी को तो नोच कर खा गए थे कुत्तों बिल्ली ने। फिर एक औरत जिसके पास बच्चा नहीं था, वो उसे इस पे दया आई और वो अपने घर लेके आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने उस बच्चे को भरण पोषण किया, सब कुछ किया, 5-6 सालों तक। उसके बाद उसे भी पता चल गया कि अब उसका यहाँ पे गुजारा नहीं है और वो दर-दर की ठोकरें खाने लगा, किसी भी तरीके से अपना गुजारा करने लगा। एक दिन इसने विंग को और शायद से इसने अपनी फैमिली को देखी। हो सकता है कि इसने अडॉप्टेशन की बात भी करी हो, लेकिन इसकी फैमिली तब तक अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी थी और विंग भी, और ये वहीं रह गया। अब बात पूरे 10 साल बाद की शिफ्ट होती है और तब विंग और शायद इसकी फैमिली वापस रिटर्न आई होगी, आई डोंट नो। और इसने उसे देखा। ये अपनी मॉम डैड से जाकर मिला क्योंकि ये उसी के जैसा दिखता था। इसने बताई कि वो उसका बच्चा है। उन्हें यकीन नहीं हुआ क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उनका एक ही बच्चा है। और जब उसकी मॉम डैड ने इनकार कर दिया इस बच्चे को अपनाने से, ये बहुत हसास हो चुका था और ये मेरे पास आ गया। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता है और तब से मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। मैंने इसे तंत्र विद्या सिखाई है, बहुत कुछ सिखाया है और शायद लगता ही है इसी का गलत फ़ायदा उठा रहा है। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि इसका माइंड इतना ज़्यादा क्रिमिनल हो सकता है। मुझे माफ़ कर दो, कहीं न कहीं मैं ही इसकी ज़िम्मेदार हूँ क्योंकि इसने मुझे गुरु बनाया था, तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत मुझे अपनी दीक्षाओं को उस तक देना ही था। पर ये किसी का मर्डर करेगा और इस तरह से वेपन्स बना कर के यूज़ करेगा किसी को, ये मैंने सोचा नहीं था। उसकी बात सुन कर के तो एक तरफ की स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आ गई थी उन लोगों को, लेकिन पूरी स्टोरी अभी जाननी बाकी थी। विंग का सब वेट करते जब तक कि वो होश में नहीं आ जाता है। विंग को लेकर के सीजन के अपार्टमेंट आ गए हुए थे एंड देन उसकी मॉम डैड को कॉल करा गया था आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नी मिंजे उस मर्डरर का जो वो था वी लाओज़ू, उसकी डेड बॉडी को वो ले जाता है एंड देन जो कुछ भी पोस्टमार्टम वगैरह होना था वो सब कुछ कर देता है। उसका अंतिम संस्कार करना भी बाकी था और क्लियर हो चुका था कि मर्डरर यही है वी लाओज़ू। अब विंग के घर पे सारे लोग आ चुके थे और नी मिंजे को भी कॉल करा जाता है आने के लिए, तो वो भी अपना सारा काम वाम खत्म करके सब आते हैं। हॉल में बैठे हुए थे सी चैन, नी मिंजे, नी हिसेंग और वांग जी और उसके बाद विंग के मॉम डैड। विंग कहता है मम्मा झूठ मत बोलिएगा प्लीज़, मुझे बताइए कि क्या मेरा ट्विंस भाई है कोई। उसकी मम्मा शॉक हो जाती है और कहती है ये क्या बोल रहे हो, तुमने कहाँ देखा उसे। विंग कहता है इसका मतलब सच में मेरा ट्विंस भाई है। उसकी मॉम अपने ही कहे शब्द जाल में फंस चुकी थी और वो कहती है हाँ तुम्हारा जुड़वा, या कहें कि तुम दोनों एक ही थे, एक शरीर दो हिस्से, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना विंग, तुम दोनों का ना शोल्डर्स आपस में जुड़ा हुआ था और इसी वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उसको काट के हटाया। वो बच्चा अपंग था पर मेरी माँ ने उसे एक कचरे के डब्बे में फेंक दिया और मुझे बस तुम्हें लाके सौंप दिया और मुझे बताया गया कि तुम मेरे इकलौते बच्चे हो। मेरे हस्बैंड को भी ये बात पता नहीं थी, आई मीन कि तुम्हारे पापा को। एक दिन वो अचानक से मेरे सामने आता है और वो कहता है कि वो उसका बच्चा है। मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि उसका नाम लाउज़ू था। मैंने बोला कि तुम्हें गलतफ़हमी हुई है, होता है कि एक जैसे दिखने वाले बहुत लोग होते हैं पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे बच्चे हो। उसने कहा था कि डीएनए करा लें अगर यकीन ना हो तो, क्योंकि वो लवारिस है और उसकी मॉम डैड कोई नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मैं आपका ही बच्चा हूँ। मैंने पहले तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। या एक तरह से कहो तो मैंने उसे बहुत जलील किया। मैं माँ होकर के मैंने उसे थप्पड़ भी लगाए। मुझे बहुत अफ़सोस है। मैं बाद में उसे ढूँढने भी गई, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं।
उसके बाद मैं अपने मॉम के पास गई तो मेरी मॉम ने कहा कि मैंने ये मैटर सॉर्ट आउट कर दिया है, उसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है। उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि पहले भी मॉम ने ही कुछ करा होगा और अभी भी मॉम ने ही कुछ करा होगा, इसी वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पाए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी नानी माँ कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, रीन कहता है, पर ये तो राज ही रह गया कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। हाँ, तो वी चांग से कहते, ये तो हमें भी नहीं पता, शायद आपकी नानी माँ ही बता सकती हैं या फिर हमें पता करना होगा। नीमन जी कहते हैं, कोई बात नहीं, हमें फाइल मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी और वो नीमिंजो को फैक्स कर दी जाती है, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित था और वो पिक्चर्स दिखाता, जिसके बाद वो सब शौक थे क्योंकि जो विंग लाउजो था उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारा टैटू बना हुआ था, इविल स्पिरिट वाले टैटूज, और उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे चोटे भी थे। किस चीज़ का था पता नहीं, हाथ में बहुत सारे कट्स लगे थे जैसे कि मानो कोई रिचुअल्स परफॉर्म करा था उसने। ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। इसी वजह से वो लोग तय करते हैं कि वो कुछ भी हो जाए, अब ये 2 चीज़ों को जानना है कि आखिरकार विंग की नानी माँ ने क्या किया और वो इस तरह से कैसे फँस गया। विंग कहता है, मैं पूछूँगा नानी मॉम से। इतना बोलकर सारे लोग अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। ग्रैंड मॉम उस समय कुछ बच्चों को पाठ पढ़ा रही थी, मेडिटेशन का, अध्यात्म का और अच्छाई बुराई इन सभी चीज़ों का। विंग को देखते ही पहले तो वो बहुत खुश हो गई, लेकिन वांगजी को देखते ही थोड़ा सा उनका मुंह बन गया। फिर सबको देखती है तो वो कहती है, सब कहता है, नानी माँ बस ये सारे मेरे दोस्त हैं तो मैं ले आया। उसके बाद वो अंदर आती है, के लिए इशारा करती है और विंग को लेकर के अंदर जाने लगती है और कहती है, मैंने बोला था ना इस नकचढ़े से शादी मत करो, तुम्हारी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी। विंग कहता है, आपको कैसे पता ग्रैंड माँ कि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, हम दोनों तो खुश हैं। ये बोलना हुआ ही था तो वो कहता है, हाँ, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। खैर छोड़ो, अंदर आओ। इतना बोलना हुआ ही था तो विंग कहता है, नानी माँ मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। वापसी सरन थोड़ा सा अजीब निगाहों से सबको देखती है, देन कहती है, सच सच बताओ ये सब कौन है विंग। तभी नहीं मुझे कहते, हम पुलिस हैं। और इतना बोल करके वो सब बैठ जाते हैं। वापसी सरन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो वो बैठ जाती है और कहती, पूछो। विंग पूछता है कि क्या मेरा कोई ट्विंस ब्रदर था। तो वो बोलती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो तुम्हारा ट्विंस ब्रदर ही था, जो कि पैदा होने के बाद ही अपाहिज था। उसके कंधे उभार थे और वो 7 दिन से 8 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता, लेकिन पता नहीं कैसे किसने उसे पाल पोस के बड़ा कर दिया। और एक दिन वो तुम्हारी माँ से मिला। जब तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया तो मैंने उसको ढूंढवाया, क्योंकि मैं उसे वापस से अपनी फैमिली में लाना नहीं चाहती। मैंने उसे पैसे दिए और कहा कि वो ये शहर छोड़ के चला जाए। वो उस दिन तो चला गया, लेकिन वो 2-3 दिन बाद वापस आया और कहा कि उसे नाम नहीं चाहिए, उसे बस फैमिली चाहिए, वो उसे अडॉप्ट कर ले और अपने साथ रख ले। लेकिन जो कि हमारे सब चीज़ में सिर्फ तुम थे वहीं, और उसका कहीं नामो निशान नहीं था और मैं उसे अपनाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने वापस से उसे कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, इसके बदले में वो तुम्हें मंथली खर्च देती रहेंगी। वो मान गया। मैं उसे पिछले 3 साल से उसे खर्च देते आ रही थी, लेकिन एक दिन वो मेरे पास आया और कहता है कि उसे शादी करनी है। मैंने बोला ठीक है, मैं करवा दूंगा। वो जिस लड़की को लाया हुआ था वो लड़की पहले से ही शादीशुदा थी, तो मैंने बोला कि तुम शादीशुदा से शादी नहीं कर सकते। उसने बोला कि वो उसे प्यार करता था, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी शादी किसी और से करा दी, इसलिए अब वो शादी करना चाहता है। मैंने बोला ये गलत बात है, तुम नहीं कर सकते हो। वो जिद पे अड़ गया कि आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, प्लीज़ आप कर दो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उन दोनों की शादी करवा दी बिना उसके हस्बैंड से डिवोर्स लिए हुए। जब उसके हस्बैंड को पता चला कि इन दोनों ने शादी कर ली है, उसी दिन उस लड़की को उसके हस्बैंड ने कार से एक्सीडेंट कर दिया और वो मर गया। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था और उसका हस्बैंड चला गया था। उस वक्त तुम्हारे भाई ने उस लड़की को होल्ड करा हुआ था, जिस वजह से सबको लगा कि ये एक्सीडेंट उसने करा है, क्योंकि उस कार के ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी इसी के थे। क्योंकि वो जब उसको पकड़ने के लिए गया था, कार जब ठोक दिया था और वो था, तो उसका कार को उसने अपने हाथों से रोका था और उसके गला को भी पकड़ा था। तो उस इंसान ने अपने हाथ को हटा दिए थे, फिंगरप्रिंट्स को साफ करके वो निकल गया था और वहाँ पे तुम्हारे भाई का रह गया था। तो वो जेल चला गया।
जब वो 5 साल बाद आया तो वो कोई और शख्स था। उसके दिल में नफ़रत थी। उसने मुझसे आके पूछा कि उसने आखिर ऐसा क्या गलती किया है कि पैदा होने के साथ ही उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। उसके साथ इतना बुरा हुआ, ज़िंदगी ने इतना गंदा खेल खेला। एक लड़की से वो शादी करके अपनी दुनिया अलग बसाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जेल जाना पड़ा। वो सबसे बदला लेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी आंखों में मैंने जुनून देखा था। और वो जो तुमने पहला मर्डर सीन देखा था, स्ट्रीट 34, ये वही शख्स था। और वो बस उस शख्स को मारने के लिए गया था, लेकिन उस घर में पहले से एक लेडीज और 2 बच्चे थे। शायद से वो उसकी फर्स्ट वाइफ और बच्चे रहे होंगे, आई डोंट नो। और उसके साथ उसने सबको मार डाला। वो इतने गुस्से में था कि बस सबको मार डालो, सबको मार डाला। इतना बोलकर वो शांत हो जाती है। अपनी नानी माँ की बात सुन कर के वो विंग थोड़ा सा सैंडी हो जाता है और गले लगाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी नानी माँ। फिर सच में, फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा उस जेल के दौरान? हाँ, तो कहता है पता नहीं क्या हुआ होगा, पर जो भी हुआ होगा बहुत बुरा हुआ होगा। और इतना बोल करके वो विंग को आशीर्वाद देती है कि तुम खुश रहना। विंग के पास अब कोई आंसर नहीं था कि वो क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहाँ ढूंढे, कैसे पता करे। और इतना बोल करके वो वांग जी और सभी लोग वापस आ जाते हैं। अब नीमंजे को भी आंसर तो मिल गया था कि ये सारा मर्डर वगैरह इसी ने करा था, और जिसने ये किया हुआ था वो भी इविल पावर्स के अट्रैक्ट में था। इसी वजह से उसने उसकी जगह अपने आप को सरेंडर करा हुआ था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। एंड देन इस केस को डिस्क्लोज मतलब क्लोज कर दिया जाता है, और फिर सब कुछ रफा दफा कर दिया जाता है। 5-6 दिन नॉर्मली बीत गए थे, और वो मंगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से बिका था, फर्स्ट थर्ड तीनों चैप्टर। और जियांग चेंग ने पार्टी भी रखी हुई थी, तो जिस वजह से वांग जी और विंग दोनों उस पार्टी में आते हैं। नी सिंह को भी विंग ने बुलाया था कि चलो मेरी सक्सेस पार्टी है, तो सभी लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। एडिटर की पार्टी थी तो वैसे भी बोरिंग होती है, और वांग जी बिजनेसमैन था तो उनसे सभी बातें कर रहे होते हैं। नी सेंग और विंग दोनों खोपचे में खड़े थे, और जियांग जिंग आते हुए कहता, विंग इस बार सच में तुमने कमाल किया है, हमारी सक्सेस सच में बहुत, तुमने तुरंत इसे 18 पॉइंट से ऊपर कर दिया है। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं सर, वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा मंगा लिख लेगा। तो जियांग जिंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पर हाँ ऐसे रियलिटी वाले मत लिखना, अपने इमेजिन को यूज करना। तो विंग हंसने लगता है, देन जियांग जिंग वहां से चला जाता है। नी सेंग उसे कहता है सारी मिस्ट्री तो सुलझ गई, पर उसके साथ जेल में क्या हुआ और वो इविल पर्सन कैसे बना, ये कैसे पता चलेगा? विंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तभी वांग जी कहता, विंग आई थिंक से अब हमें घर चलना चाहिए। विंग कहता ठीक है चलो चलते हैं। और वो सबको टाटा बाय बाय करते हुए, और जियांग चे सॉरी नी सिंह को भी, और वहां से वो चला जाता है। नी सिंह उसे जाते हुए देखता रहता है, अब कौन बताएगा हमें। और इतना बोल करके वो वापस से पार्टी में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, क्रिस अभी भी हॉस्पिटल पे ही था और वो बेड रेस्ट पे था, दैट्स वाई उसका ड्राइवर दूसरा कोई था। और वांग जी कार में ही विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था, और वो लगातार उसके बॉडी को और उसके हर एक पार्ट्स को टच कर रहा था। विंग भी साथ में फुल सपोर्ट कर रहा था। एंड देन वांग जी के गोद में विंग बैठ जाता है, और वो दोनों का वहीं शुरू हो गया था। घर आते आते ही अपार्टमेंट आए थे वो लोग। दोनों के कपड़े जमीन पे लुढ़के पड़े थे, इधर उधर फीके पड़े थे। और वांग जी और विंग अपने कमरे में, उसकी अजीबो आवाज़ आ रही थी। अब समझ जाओ भाई कौन सी आवाज़ें थी। और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। हाँ, और उस मोमेंट को वो एंजॉय कर रहा था। अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद वांग जी, जो कि थक के चूर हो चुका था, और वो सो जाता है। विंग उसको बालों को सहलाते हुए उसको देखता है और एक स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो उठता है, उठ करके और फिर वांग जी को उड़ा देता है, उड़ा करके, और वो टेबल पे बैठता है, बाहर आके बैठा हुआ था। और अपने छोटे से टैब में, लैपटॉप में भी नहीं, फ़ोन में भी नहीं, पेपर पे भी नहीं, एक लैपटॉप टैब में वो कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है पेंसिल से। और वो ड्रॉ करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था, एंड 3 बज रहे थे आसपास। उसके बाद वो जाकर के सो जाता है। और उस टैब पे ड्राइंग थी कि उसे जेल में एक शख्स मिला था जिसने उसे एक इविल्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, जिसमें वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करता है तो उसकी सारी विशेष पूरी होती है। वो जो चाहता है वो कर सकता है, और किसी पर्सन को मैनिपुलेट कहीं से भी दूर से भी बैठ के वो कर सकता था।
तो पहले उसने वो हैकिंग सीखी कि कैसे हैक करते हैं, जिस वजह से उसने वो विंग के घर को हैक कर पाया था। उसके बाद वो अपने माइंड से विंग के माइंड को कंट्रोल किया। जब विंग बहुत ज़्यादा डर के फेज में था और उसके सामने आया था, तब से वो विंग को हिप्नोटाइज कर चुका था। और जैसे ही वो क्लिक करता, चिटकी बजाता या कुछ भी करता, तो विंग और उसका कनेक्शन बन जाता था, जिसके बाद वो कहीं से भी उसे वो सारी चीज़ें करवा सकता था आराम से। और अभी भी जो विंग कर रहा था उसी कनेक्शन की वजह से, क्योंकि ये रात को होता था, दैट्स वाई। पर वो शख्स मर चुका था, लेकिन विंग का उससे कनेक्शन बन चुका था। और वो सारी चीज़ें और एंड में थी कि वो शख्स उठ करके और कमरे की तरफ जा रहा है, जो कि हमारा विंग बेडरूम की तरफ चला गया था। और देखते देखते वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है और इसी के साथ ये मानवा राइटर का ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।